भाई आपकी जो लास्ट क्लास थी वो तो हुई नहीं थी, और शायद एक और आगे भी ऐसी क्लास हो कि वो ना हो। बस इस वीक की बात है, उसके बाद तो सब ठीक हो जाएगा। तो बच्चों आपने अपने रिवीजन करा जो आपको करना था? बताओ। भाई हमने जो इससे पहले चैप्टर करा था उसका रिवीजन आप सबका हो गया? आप एक काम करना, अब देखो आपने रिवीजन कर लिया, जिस क्वेश्चन में भी डाउट हो वो क्वेश्चन नंबर, प्रॉफिट एंड लॉस के जितने भी बच्चों को डाउट हो, क्वेश्चन नंबर लिख के रोमो मैम को सेंड कर देना। बस इतना सा काम आप कर देना, क्वेश्चन नंबर लिखना और रोमो मैम को सेंड कर देना। क्योंकि वो जितने भी आपने क्वेश्चन करे हैं ना वो सब अलग अलग पार्ट में डिवाइड है, तो जिन क्वेश्चंस में भी आपको डाउट होगा उन सबको एक साथ कर लेंगे, एक जगह उन्हें ऐड करके उसके बाद उन्हें एक साथ कर लेंगे। तो बच्चों आप बस इतना सा काम कर देना, जिस क्वेश्चन में भी डाउट हो उसको रोमो मैम को भेज देना। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं क्लास। लास्ट क्लास में कहाँ तक करा था बताओ? लास्ट क्वेश्चन क्या करा था हमने? क्वेश्चन नंबर बताओ बच्चों, लास्ट क्या करा था? भाई कोई तो बताओ। क्वेश्चन नंबर 11। भाई ये शायद 12 तो आपको होमवर्क के लिए दिया होगा। होमवर्क था, इसका आंसर कितना होगा बताओ? इस टाइप का सेम क्वेश्चन आपने 2 ईयर के लिए भी करा था। जैसा 2 ईयर के लिए करा था वैसा ही सेम 3 ईयर के लिए, बिल्कुल एकदम 2880। भाई जिन बच्चों का नहीं हुआ वो देख लो। प्रिंसिपल हमें फाइंड आउट करना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर के लिए है हमारे पास 16 कंप्लीट 2/3%। सेकेंड ईयर के लिए है 12 कंप्लीट 1/2%। और थर्ड ईयर के लिए है हमारे पास 10%। और टाइम है हमारे पास 3 ईयर। CISI का डिफरेंस है 150। तो जैसे ही आपने टाइम देखा 3 ईयर्स, वैसे ही आप बॉक्सेस बना लो। 3 ईयर्स के लिए जितने भी बॉक्सेस बनाने होते हैं सबसे पहले उन बॉक्सेस को बना लो। भाई अब जिंदगी में कुछ आया हो या ना आया हो, ये बॉक्स बनाने तो बच्चों आ ही गए होंगे। 16 कंप्लीट 2/3% की फ्रैक्शन कितनी होगी? इधर 1/6, ये 1/8, ये 1/10। फटाफट से बताओ प्रिंसिपल को कितना एज्यूम करोगे? बस ये प्रिंसिपल वाले क्वेश्चन 480। कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद रेट ऑफ टाइम। प्रिंसिपल को एज्यूम करेंगे हम, तीनों डिनोमिनेटर 480। मतलब 6, 8 और 10 की मल्टीप्लाई 480। इसके बाद फर्स्ट ईयर में 1/6, सेकेंड ईयर में 1/8, थर्ड ईयर में 1/10। 480 का 1/6 कितना होगा? भाई इसको फटाफट से बताओ बच्चों, ये तो होमवर्क था। 80। 80। 480 का 1/8 कितना होगा? 60। 480 का 1/10 कितना होगा? 48। अब बस आपको वो एक ही बात याद रखनी थी कि जिस ईयर में भी आप जाओगे उसी ईयर की रेट से आप इंटरेस्ट पे करोगे। भाई जब आप फर्स्ट ईयर से सेकंड ईयर में जाओगे तो बस इतनी सी बात बता दो, रेट जो दोगे वो 1/6 दोगे या 1/8। बस आपको इतनी सी बात ही समझनी है। 1/8। 1/8। तो 80 का 1/8 कितना होगा? 10। जिस ईयर में भी आप जाओगे उसी ईयर की रेट पर इंटरेस्ट पे करोगे। 60 का 1/10 कितना होगा? सेकेंड ईयर से थर्ड ईयर में गए तो थर्ड ईयर वाली रेट पे इंटरेस्ट। 60 का 1/10 6। उसके बाद क्या बचा बच्चों? अब 80 का 1/8 कितना होगा? भाई फर्स्ट ईयर का आपको थर्ड ईयर में भी देना है, तो 80 का 1/8 1/10 कितना होगा? 80 का 1/10 होगा 8। और 8 का 1/10 कितना होगा? 1। तो जहां भी आपके पास ये रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग हो, वहां आपको बस इतनी सी बात याद रखनी है, जिस ईयर में भी आप जाओगे उसी की रेट से इंटरेस्ट पे करोगे।
अब बताओ यहां से आपके पास सीआई और एसआई का डिफरेंस कितना होगा? यहां से हमारे पास सीआई और एसआई के डिफरेंस होंगे नीचे वाले चारों बॉक्सेस, मतलब कितना होगा ये 25। सीआई और एसआई का डिफरेंस होगा हमारे पास 25। 25 की वैल्यू गिवन है 150, तो 1 की वैल्यू कितना हो जाएगी 6। 25 की वैल्यू गिवन है 150, 1 की वैल्यू 6। हमें फाइंड आउट करना है प्रिंसिपल, मतलब 408 की 80 की वैल्यू। 1 की वैल्यू है 6, तो 480 की वैल्यू कितना होगी 2880। बस ये आपका आंसर होगा। बताओ बच्चों, बात समझ आई? 2 क्वेश्चन हो रहा है बस, फिर ये कंप्लीट हो जाएगा। प्रिंसिपल फाइंड आउट करना, उसके बाद रेट और टाइम। अब देखो फिर से वही क्वेश्चन आ गया आपके पास। प्रिंसिपल है आपके पास कितना 14,580। प्रिंसिपल है हमारे पास 14,580। रेट ऑफ इंटरेस्ट है हमारे पास 11 कंप्लीट 1/9%। अब की बार आप टाइम देखो। टाइम है हमारे पास 2 ईयर और 3 मंथ। तो एक बात आपको समझाई थी, जहां भी टाइम 2 ईयर और 3 ईयर के बीच में कहीं भी हो, तो आप कितने ईयर्स का कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करोगे बताओ? जहां भी टाइम 2 ईयर और 3 ईयर के बीच में है, वहां कंप्लीट वाले ईयर के लिए फाइंड आउट करोगे आप, 3 ईयर्स के लिए। तो अब आप क्या करो, 11 कंप्लीट 1/9% का कंप्लीट 3 ईयर्स के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करो, जो आप अभी तक हर क्वेश्चन में कर रहे हो। बहुत सारे बच्चे तो अब इस बात को समझ भी गए होंगे कि उसके बाद करना क्या है। सबसे पहले आप 3 ईयर्स के लिए फाइंड आउट कर लो। बताओ प्रिंसिपल को कितना एज्यूम करोगे? 7 to 9। 729। प्रिंसिपल को एज्यूम करोगे आप डिनोमिनेटर की पावर टाइम, मतलब 9 की पावर 3, 729। अब आपको कुछ भी नहीं करना, हर बार इसका 1/9। 729 का 1/9 कितना होगा 81। इधर भी 81 और इधर भी 81। 81 का 1/9 कितना होगा 9, 9, 9। और 9 का 1/9 कितना होगा 1। भाई अभी बॉक्स फिल करने तो समझ आ ही गए होंगे। देखो हमें फाइंड आउट करना है 2 ईयर्स और 3 मंथ का कंपाउंड इंटरेस्ट। हमें बच्चों फाइंड आउट करना है 2 ईयर्स और 3 मंथ का कंपाउंड इंटरेस्ट। तो सबसे पहले 2 ईयर्स का तो हमारे पास डायरेक्ट है। बताओ 2 ईयर्स का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है आपके पास? भाई ये जो आपके पास ओनली सेकेंड ईयर का नहीं, फर्स्ट और 2 ईयर्स आपको फाइंड आउट करना है 2 ईयर और 3 मंथ का। तो 2 ईयर्स का तो आपके पास ये इतना हो गया, तो ये कितना होगा 171। भाई आपके पास 2 ईयर्स का कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया 171। अगर आपको 3 मंथ का और मिल जाए तो आपकी बात बन जाएगी। अब देखो 3 मंथ का कैसे फाइंड आउट करोगे? भाई ये जो हमारे पास कितना है, ये 100 इंटरेस्ट है हमारे पास ओनली थर्ड वाले ईयर का। जो आपके पास ओनली थर्ड वाला ईयर होगा उसका इंटरेस्ट है आपके पास 100। तो बच्चों आप ऐसा बोल सकते हो कि 12 मंथ का इंटरेस्ट है 100। 12 मंथ का इंटरेस्ट है 100। तो 1 मंथ का इंटरेस्ट कितना होगा 100/12। 1 मंथ का इंटरेस्ट है 100/12। तो 3 मंथ का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, दोनों साइड 3 से मल्टीप्लाई कर दो। तो आपके पास 3 मंथ का इंटरेस्ट कितना आ गया बच्चों 25। तो 2 ईयर्स का इंटरेस्ट था आपके पास 171 और 3 मंथ का इंटरेस्ट आ गया आपके पास 25। तो कंप्लीट 2 ईयर और 3 मंथ का इंटरेस्ट कितना हो गया आपके पास 196। बताओ बच्चों, इतनी बात समझ आई? पूरा प्रोसेस वही था जो
आपने 2 इयर्स के लिए करा था। अब इसके बाद आपके पास अगर 10 इयर्स भी आ गया ना, तो प्रोसेस यही रहेगा, थोड़ी सी कैलकुलेशन बढ़ जाएगी लेकिन प्रोसेस यही रहेगा। 2 ईयर का है 171, 3 मंथ का है 25, तो कंप्लीट 2 ईयर 3 मंथ का इंटरेस्ट कितना हो गया 196। अब देखो प्रिंसिपल को हमने अज्यूम करा था 729, लेकिन एक्चुअल में कितना गिवन है 14,580। तो 729 की वैल्यू गिवन है हमें, तो 1 की वैल्यू बताओ कितनी होगी। 1 की वैल्यू कितनी होगी यहाँ से 20। 1 की वैल्यू है 20, आपको फाइंड आउट करनी है 196 की वैल्यू कितनी होगी बताओ। 1 की वैल्यू है 20, तो 196 की वैल्यू कितना होगी 3920। बस ये हो गया हमारे पास 2 ईयर और 3 मंथ का कंपाउंड इंटरेस्ट। अब देखो आपके पास कंपाउंड इंटरेस्ट कितने मंथ के लिए भी आ जाए, फाइंड आउट करने का प्रोसेस यही रहेगा। इस क्वेश्चन को बताओ आप कैसे करोगे। प्रोसेस इसी में भी सेम ही रहेगा, बस इसमें तुम्हें एक छोटी सी बात सोचनी पड़ेगी। बस ये लास्ट क्वेश्चन होगा प्रिंसिपल फाइंड आउट करने का, बताओ इसको कैसे करोगे। प्रिंसिपल है आपके पास 5000, टाइम है हमारे पास कितना, रेट ऑफ इंटरेस्ट है हमारे पास 20%, टाइम है हमारे पास 1 ईयर 6 मंथ। सर अब तक जो कंपाउंड इंटरेस्ट था वो एनुअली था, ये हाफ ईयरली है। हाफ ईयरली आ गया तो कैसे करोगे। सर अब तक हम 1 साल के लिए कैलकुलेट कर रहे थे, अब हम 6-6 महीने के लिए कैलकुलेट करेंगे। बिल्कुल। अब देखो एक ही क्वेश्चन से ना बहुत सारी बातें समझ लो, वैसे तो आप सबको पता ही होगा। अब देखो यहाँ तो है हाफ ईयरली, लेकिन एग्जाम में कुछ भी आ सकता है, तो मैं एक ही से आपको सारी बातें समझा दूंगा। भाई एग्जाम में कुछ क्वार्टरली भी आ सकता है, कंपाउंड 8 मंथ पे भी आ सकता है, कंपाउंड 7 मंथ पे भी आ सकता है, वो कितने पे भी आ जाए। आपको करना क्या है, आप इतना देखो, भाई ये है कंपाउंडेड हाफ ईयरली। हाफ ईयरली का मतलब आप मुझे ये बताओ, एक साल में हाफ ईयरली कितने बार आएगी, 1 ईयर में हाफ ईयरली कितने टाइम आएगी, 2 टाइम। तो आप क्या करो, रेट को तो 2 से डिवाइड कर दो। अगर इस हाफ ईयरली के प्लेस पर क्वार्टरली होता, तो आप मुझे ये बताओ 1 ईयर में क्वार्टरली कितने टाइम्स आएगी। 3 3 टाइम्स, 4 टाइम्स आएगी। 1 ईयर में क्वार्टरली कितने टाइम्स आएगी 4। तो अब आप क्या करोगे, ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है इसको 4 से डिवाइड कर दोगे। ऐसी अगर आपके पास 8 मंथ होता, सपोज अगर क्वेश्चन में आपको ऐसा बोल दे कि आपके पास जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो कंपाउंडेड 8 मंथ होगा, तो फिर ये जो आपको टाइम है ना, ये थोड़ा इसी हिसाब से गिवन होगा कि जैसे 24 मंथ। तो अगर आपके पास कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, तो आप ये देखो जो टाइम आपको गिवन है उसमें ये 8 मंथ कितने टाइम आएंगे, बस उतने से आपको डिवाइड करना है। देखो इसी क्वेश्चन से समझो अब आप बात फिर से। इस क्वेश्चन में बोला है आपको कंपाउंडेड हाफ ईयरली, तो सबसे पहले आप ये देखो 1 ईयर में हाफ ईयरली कितने टाइम आएगी, 2 टाइम। तो आप इस 20 को 2 से डिवाइड करो, तो आपके पास रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गई 10%। अब आपको टाइम गिवन है 1 ईयर 6 मंथ। आप मुझे ये बताओ 1 ईयर 6 मंथ में हाफ ईयरली कितने टाइम आएगी। 1 ईयर 6 मंथ में हाफ ईयरली कितने बार आएगी, 3 टाइम। तो ये हो गया आपका टाइम। अब ये क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो इतना बन गया, कंपाउंडेड हाफ ईयरली जहां पर लिख दिया, तो अब ये क्वेश्चन ये बन गया कि भाई आपके पास रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%, टाइम है 3 इयर्स, कंपाउंडेड सीआई और एसआई का डिफरेंस बताओ कितना होगा। बात समझ आई बच्चों, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, आजकल ट्रेंड में यही चल रहा है, एसएससी में तो खास तौर से। फिर से देख लो, 1 ईयर 6 मंथ,
और इनको रटना कभी भी नहीं। बुक में वैसे लिखा हुआ है कि इतने मंथ आए तो इतने से डिवाइड, टाइम इतना, इतने से मल्टीप्लाई इतना, लेकिन रटना मत, बस ये बात समझ लो। क्योंकि अब एग्जाम में जो टाइम है ना वो ऐसा आने लगा कि जो रटी हुई बातें थी वो फेल हो गई। आप ये बताओ, यहाँ लिखा है कंपाउंडेड हाफ ईयरली। कंपाउंडेड हाफ ईयरली का मतलब है ये जो कंपाउंड इंटरेस्ट है, अब एक साल में 2 बार लगेगा। अगर 2 बार लगेगा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट को 2 से डिवाइड कर दो। कंपाउंडेड हाफ ईयरली आपने देखा, और उसके बाद ये सोचो ये एक साल में कितनी बार आएगी हाफ ईयरली, 2 बार। तो इसको 2 से डिवाइड करो तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगी 10%। उसके बाद देखो आपको टाइम गिवन है 1 ईयर 6 मंथ। अब इस 1 ईयर 6 मंथ में हाफ ईयरली कितनी बार आएगी, 3 बार, तो टाइम हो गया 3 ईयर। अब ये क्वेश्चन बस इतना सा बन गया जो आप अभी से कर रहे हैं, जो आपने अभी तक क्वेश्चन करे, अब ये क्वेश्चन वही बन गया। बताओ बच्चों, बात समझ आई? बिल्कुल 155 होगा। बताओ बच्चों, समझ आया क्वेश्चन? अब देखो प्रिंसिपल, अब आप इसको फाइंड आउट तो कर ही लोगे, लेकिन ये जो बात आपको समझाई थी ये समझ आ गई। अब ये ना कितना भी हो सकता है, कंपाउंडेड हाफ ईयरली के प्लेस पर अब ये कितना भी कंपाउंड करा देगा जितना इसका मन करेगा। भाई अब तो इसको सॉल्व कर ही लेना, अब तो ये वही क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा 155। अब देखो टाइम फाइंड आउट करना। प्रिंसिपल तो बस आप इतना ही फाइंड आउट कर सकते हो। अब इसके आगे का जो प्रिंसिपल होगा, देखो ये जो आपने प्रिंसिपल फाइंड आउट करे हैं ना, ये भी आपको ऐसे फाइंड आउट नहीं करने, ये भी आपको करने हैं रेट के मेथड से फाइंड आउट। लेकिन फिर भी बेसिक तो समझना ही पड़ेगा। अब ये क्वेश्चन इतना था, इसमें आपको 5 की मल्टीप्लाई 31 में करनी थी बस। ओरल होने वाले क्वेश्चन होते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के 70% क्वेश्चन, वो मैं आपको बाद में समझा दूंगा। लेकिन अभी आप ये जो मैं समझा रहा हूँ ना, बस इसी को समझो। एक्चुअल में इन क्वेश्चन को आपको ऐसे करना ही नहीं है, बस ये तो बेस क्लियर करने के लिए है। देखो प्रिंसिपल आप वैसे तो इतना ही फाइंड आउट कर सकते हो अगर 90% केसेस में देखो, लेकिन 2 3 4 बार क्वेश्चन 4 ईयर पे भी आया हुआ है, तो मैं आपको 4 ईयर 5 ईयर 6 ईयर हर एक ईयर के लिए समझा दूंगा। लेकिन पहले कंपाउंड इंटरेस्ट होगा, उसके बाद सिंपल इंटरेस्ट होगा, उसके बाद में क्लास अलग से लेके वहां आपको समझाऊंगा। उसके बाद चाहे 6 7 8 ईयर कितने ईयर का भी कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाए तुम्हें दिक्कत नहीं होगी, और तुम्हें सोल्व भी नहीं करना पड़ेगा, ये गारंटी की बात है। बस आपको एक लाइन लिखनी होगी, उसके बाद ऑप्शन देखो, आपका आंसर आ जाएगा। तो प्रिंसिपल 90% केसेस में इतना था, जो 10% केस बचे वो सिंपल इंटरेस्ट के बाद। ठीक है बच्चों, क्योंकि अभी रेट इंटरेस्ट 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर 4 ईयर के लिए क्वेश्चन आ गया, कम से कम 2 से 3 बार। तो अगर 10% के लिए आ गया तो फिर किसी के लिए भी आ सकता है। तो ये जो 4 ईयर वाली 5 ईयर वाली बातें हैं ना, ये होते हैं थोड़े से वैसे समझ लो एक्सेप्शनल केस, ये कभी कभी एग्जाम में आएंगे, लेकिन मैं फिर भी आपको इन्हें समझा दूंगा। इसके बाद सिंपल इंटरेस्ट, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा कि एक्चुअल में इन क्वेश्चंस को करना कैसे है। अब फाइंड आउट करते हैं हम टाइम। भाई कंपाउंड इंटरेस्ट में बहुत खूबसूरत सा फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है? अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल 1 + R/100 की पावर टाइम। भाई ये फॉर्मूला आपने कहीं ना कहीं जरूर देखा होगा। भाई अब इस फॉर्मूले में देखो, ये आपको याद रखना है। अगर जिन बच्चों को याद रखना है वो रख सकते हैं, जिनको याद नहीं रखना वो कोई बात नहीं। भाई इस क्वेश्चन में आपको दिया है अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल 1 + R/100 की पावर टी। अब देखो यहाँ इस क्वेश्चन में आपको अमाउंट गिवन है, प्रिंसिपल गिवन है, रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है, आपको टाइम बताना है कि टाइम क्या होगा। तो आपको कुछ भी नहीं करना, एक मेथड तो आपका यही होगा कि बस इस फॉर्मूले में डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दो। थोड़ी सी कैलकुलेशन तो होगी लेकिन आंसर आ जाएगा। फर्स्ट मेथड और बेसिक मेथड इसका ये है कि भाई आप डायरेक्ट फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो। अमाउंट है 1331, प्रिंसिपल है 1000, 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%, 10/100, और ये टाइम आपको फाइंड आउट करना है। अब ये कितना होगा? इस 1000 को इसके नीचे ले जाओ, 1331/1000 इक्वल्स टू, ये कितना होगा? 11/10 की पावर टी। अब आप मुझे ये बताओ 11/10 की टर्म में 1331 और 1000 को कितना लिख सकते हो?
10 क्यूब 11 क्यूब 10 क्यूब और 11 क्यूब, 11 अपॉन 10 क्यूब इक्वल्स टू 11 अपॉन 10 की पावर t। जब दोनों साइड का कंपैरिजन करोगे तो अगर बेस आपके पास सेम है तो पावर इक्वल होंगी। यहाँ पर बेस दोनों सेम है, जैसे आपने दोनों साइड का कंपैरिजन करा तो टाइम हो गया 3 ईयर। ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। बताओ बच्चों, समझ आई कहानी? इस मेथड के लिए आपको कुछ भी नहीं करना, बस फॉर्मूला आपको याद रखना है और इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते चले जाओ। थोड़ी सी कैलकुलेशन हो सकती है 3-4 स्टेप की, लेकिन बात सेम ही रहेगी, आंसर आपका वही आएगा। बताओ ये समझ आया बच्चों प्रोसेस? इसमें तो कुछ भी नहीं करा, बस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दी। बोलो। बोलो बच्चों। क्लियर है सर। अब देखो इसमें तो आपने क्या करा, इसमें तो कुछ भी नहीं करा, आपने बस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करी है। लेकिन आप एक अगर छोटी सी बात समझोगे, प्रोसेस तो आपको यही करना पड़ेगा, प्रोसेस तो आपका यही रहेगा, लेकिन आप इसी को फास्ट कर सकते हो। कैसे, अब वो समझो। भाई आप मुझे ये बताओ, ये जो 3 है, आपका आंसर है 3 इयर्स, और ये वाला जो 3 है, ये कौन सा वाला 3 है? भाई ये जो आपका आंसर है 3 इयर्स, ये बच्चों अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो यही वाला तो 3 है। भाई अगर यहाँ पर इस 3 के प्लेस पर 2 हो जाए तब आपका आंसर कितना होगा? 1 मिनट में समझ लो बस। अगर इस 3 के प्लेस पर 2 हो जाए तो टाइम कितना हो जाता है आपका? बताओ। 2 इयर्स हो जाता है 2 इयर्स। अगर इस 2 के प्लेस पर 4 हो जाए तो तब 4 हो टाइम जाएगा। कितना? 4 हो जाएगा। इसका मतलब एक बात आपको समझ आई कि जो भी वैल्यू यहाँ होगी वही आपका टाइम होगा, वही आपका आंसर होगा। अब ये जो 3 है, ये 3 आया कैसे वो समझो। अब वापस ऊपर चलना स्टार्ट करो नीचे से। ये जो 3 है ये कैसे आया? आपके पास ये जो वैल्यूज हैं, ये 11/10 की क्यूब है, तो वहां से ये 3 आया। तो अब आप अगर इतनी बात बच्चों समझ ही गए तो फिर हमें इसको इतना बड़ा लिखने की जरूरत ही क्या है? भाई आपको बस एक बात समझनी है कि आपका आंसर क्या होगा। 11/10 की पावर अगर 4 होता तो आंसर 4 हो जाता, 11/10 की पावर 2 होता तो आंसर 2 हो जाता। तो कुल मिलाकर आपको पावर देखनी है, जितनी पावर होगी वही आपका आंसर हो जाएगा। अगर आपको इतनी बात क्लियर है तो फिर इस क्वेश्चन को इतना बड़ा करने की जरूरत ही नहीं थी। बस आपको तो पावर देखनी है, जितनी पावर होगी उतना ही आंसर होगा। तो अगर हमारा आंसर पावर से आ जाएगा तो फिर हमें इसको इतना बड़ा लिखने की जरूरत ही क्या है? आप मुझे ये बताओ 10% की फ्रैक्शन कितनी होगी? बस इसको याद रखना है तुम्हें, 1/10। आप मुझे ये बताओ, प्रिंसिपल तो है आपके पास 1000, अमाउंट है आपके पास 1331। ये तो आपको एक्चुअल क्वेश्चन में गिवन है। अब फ्रैक्शन के हिसाब से देखो बच्चों, अगर प्रिंसिपल है आपके पास 10, अगर प्रिंसिपल है आपके पास 10, 1 मिला इंटरेस्ट, तो अमाउंट कितना हो जाएगा? प्रिंसिपल है 10, 1 मिला इंटरेस्ट, तो अमाउंट कितना हो जाएगा? 11। आप डायरेक्ट इसको यहीं से चेक कर लो, ये 10 की क्यूब है, ये 11 की क्यूब है। जैसे ही आपने टाइम देखा क्यूब, तो आंसर कितना हो जाएगा? 3 ईयर्स। अगर ये पावर 2 हो तो आंसर कितना हो जाएगा? 2 ईयर्स। समझ आई बच्चों बात? अब ये लास्ट वाला स्टेप है डायरेक्ट। ये पूरा प्रोसेस तो वही है, बस हमने क्या करा, हमें एक बात समझ आ गई कि भाई जितनी भी पावर होगी वही हमारा टाइम होगा। तो हमने डायरेक्ट यही चेक कर लिया कि वो पावर कितनी है, तो जितनी पावर है वही हमारा टाइम हो गया, वही आंसर हो गया। समझ आई बच्चों कुछ बात? टाइम और रेट में यस तो सर। आपको 10-10 सेकंड लगेंगे बस। प्रिंसिपल फाइंड आउट करने में थोड़ी सी कैलकुलेशन होती है। तो अब इस बात को आप समझ लो, जितनी भी पावर होंगी वही आपका आंसर हो जाएगा। और कभी इस बात को अगर भूल जाओ तो फिर इस फॉर्मूले को भी याद रख लेना, अगर रख सकते हो तो। भाई अगर ना रहे ये बात याद तो फिर इसको याद रख लेना। ये दोनों बातें सेम है, बस ये जो आपने जो एग्जाम वाला मेथड करा है इसमें हमने बस लास्ट स्टेप देख लिया, जितनी पावर होगी वही आंसर हो जाएगा। अगर ये याद ना रहे तो फिर इस बेसिक वाले से ट्राई कर लेना। अब इसके बाद आप देखो, एक छोटी सी बात और समझ लो।
भाई अगर यहाँ पर दो वैल्यूज इस टाइप से आ जाए कि एक तो हो आपके पास 200 और एक हो 162 और रेट ऑफ इंटरेस्ट हो कितना आपके पास 11 कंप्लीट 1/9%, या कितना भी हो, ये तो भी नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पता चल ही जाएगा। भाई अगर आपके पास प्रिंसिपल और अमाउंट इस टाइप से आ जाए तो आपने क्या करना, आप इसको कट कर लेना। भाई आप जब इसके बेसिक वाले मेथड से करते हो तो अब आप इसको यहां इसके नीचे ले जाओगे तो ये कितना हो जाएगा, अमाउंट अपॉन प्रिंसिपल। तो जब आप इन दोनों को कट करोगे तो 100/81 हो जाएगा। इसका मतलब अगर कोई नंबर आपको ऐसा गिवन है कि जो ना तो परफेक्ट स्क्वायर दिख रहा आपको ना परफेक्ट क्यूब दिख रहा, इसका मतलब जब आप उसको कट करोगे ना तो कट करने के बाद वो अपने आप ही या तो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा या क्यूब बन जाएगा। अब तुम्हारे दिमाग में ऐसा क्वेश्चन भी आ रहा होगा कि सर अगर वो परफेक्ट स्क्वायर और परफेक्ट क्यूब ना बना तो भाई 100% बनेगा। आप एक बात बताओ, अगर इस फॉर्मूले को देखो होगा तो सब कुछ इसी से। भाई अगर यहां आपके पास ए अपॉन पी की कुछ पावर ही ना बने, ए अपॉन पी की कुछ पावर बने ही नहीं इधर से, तो आप क्या टाइम फाइंड आउट कर सकते हो। भाई अगर ए अपॉन पी की कुछ पावर ही ना बने, आपके दिमाग में ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि ऊपर वाला तो कट जाए, एक स्क्वायर बन जाए और दूसरा स्क्वायर ना बने, मतलब ऊपर वाला तो स्क्वायर बन जाए सपोज और नीचे वाला क्यूब बन जाए, तो टाइम आप बता सकते हो। भाई आपका आंसर टाइम वो होगा जो पावर होगा। अगर कभी ऐसी सिचुएशन बन गई फिर तो आप बेसिक से भी टाइम नहीं बता सकते, तो इसलिए आपके पास कभी भी ऐसी सिचुएशन नहीं बनेगी। या तो डायरेक्ट परफेक्ट स्क्वायर होगा या तो डायरेक्ट परफेक्ट क्यूब होगी या पावर 4 इस टाइप से कुछ भी हो सकता है। लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा कि अमाउंट का टाइम अलग हो जाए प्रिंसिपल का टाइम अलग हो जाए। अगर ऐसा हो गया तो फिर आप उसको बेसिक से भी नहीं कर सकते, जब बेसिक से भी नहीं कर सकते तो फिर आंसर ही नहीं बता सकते आप। समझ आई बच्चों इतनी सी बात, बस ये समझाना था कि आप इन दोनों को ना डायरेक्ट यहीं पे कट कर लेना। ये दोनों डायरेक्ट यहीं पे कट होने के बाद 100% या तो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएंगे या क्यूब बन जाएंगे, पावर 4 या पावर 5 कुछ भी बन जाए, लेकिन ये कुछ ना कुछ बनेंगे जरूर। देखो बताओ इसका आंसर कितना होगा। अब देखो इस क्वेश्चन में, चलो पहले आप ट्राई करो। 2 years। देखो जैसे आपने टाइम देखा, प्रिंसिपल देखा, एक साइड है 2000 और दूसरी साइड है 2420, ना तो ये परफेक्ट स्क्वायर है ना परफेक्ट क्यूब है। अगर नहीं है ना तो आप इनको काटते रहो, ये बनेंगे जरूर। अगर ये बने ही नहीं कभी भी, ना परफेक्ट स्क्वायर ना क्यूब, तो फिर आंसर ही नहीं आ सकता। तो ऐसा मत सोचना आप, ये बनेंगे जरूर, आप इनको काटते रहो। जैसे आपने 0 से 0 कट कर दी, उसके बाद जब इनको 2 से डिवाइड करोगे तो आपके पास कितना बन जाएगा, 100 और 121। अब ये आपको दिख गया कि भाई ये स्क्वायर है। अब वैसे आपको इसी को देखते ही समझ आ जाएगा कि अगर ये स्क्वायर है तो फिर इसको पूरा सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है, आंसर होगा 2 years। जैसे इसके ऊपर वाला क्वेश्चन था, भाई आपको 1331 देखते ही समझ आ जाएगा कि 11 की क्यूब है, तो फिर आपको इसको पूरा करने की जरूरत नहीं है, इसमें इतना भी लिखने की जरूरत नहीं है। जैसा आपने एक टर्म को देख लिया कि भाई चलो 1000 तो आपको क्या पता समझ ना आए, लेकिन ये जो 1331 है इसको आपको देखते ही समझ आ जाएगा कि भाई ये 11 की क्यूब है। अगर क्यूब है ना तो टाइम 3 years हो गया, बात खत्म। उसको फिर पूरा सोल्व करने की जरूरत भी नहीं है। जैसे आपने इस क्वेश्चन में देखा 121 11 का स्क्वायर है, अगर स्क्वायर है ना तो टाइम 2 years हो गया। अब इसको पूरा देखने की जरूरत ही नहीं है, लास्ट में जाकर यही बनेगा 100%। 10% की फ्रैक्शन होगी 1/10। तो बच्चों अगर प्रिंसिपल है आपके पास 10, प्रिंसिपल है आपके पास 10, 1 मिला आपको इंटरेस्ट, तो अमाउंट कितना हो गया 11। अब ये देखो 10 का स्क्वायर इधर 11 का स्क्वायर, तो जैसे ही आपने देखा स्क्वायर, बस यही तो आपका आंसर होगा। स्क्वायर है तो आंसर कितना होगा, 2 years। बताओ बच्चों समझ आई बात।
अगर आपको कोई एक टर्म ऐसी भी मिल जाए कि जो आपको देखते ही समझ आ जाए कि भाई ये तो उस परफेक्ट क्यूब है उस नंबर की, तो आप डायरेक्ट उसी को मार्क कर देना, फिर आपको इसको पूरा भी चेक करने की जरूरत नहीं है। बताओ बच्चों, समझ आई ये बात? बस टाइम तो ऐसे ही फाइंड आउट होता रहेगा, टाइम में कोई दिक्कत ही नहीं आएगी, ना रेट में दिक्कत आएगी, प्रिंसिपल में थोड़ी सी कैलकुलेशन होती है बस। अब बिना पेन चलाए टाइम बताओ कितना होगा? भाई बाकी बच्चे भी बताओ, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट में चार पांच चीजें, ये प्रिंसिपल हो गया, टाइम बस हो गया, उसके बाद ऐसे रेट भी हो जाएगी। भाई आपने इधर देख लिया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, लेकिन ये जो 81 है आपको पता है 9 का स्क्वायर होगा, तो टाइम आंसर कितना होगा? 2 ईयर्स। अब जिन बच्चों को समझ नहीं आया वो वैसे देख लो भाई। प्रिंसिपल है आपके पास 81, अमाउंट हो गया आपके पास 100, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 11 कंप्लीट 1/9%। तो बच्चों अगर प्रिंसिपल है आपके पास 9, प्रिंसिपल है आपके पास 9, 1 मिला इंटरेस्ट, तो अमाउंट कितना हो गया? 10। अब इधर देखा 9 का स्क्वायर, इधर देखा 10 का स्क्वायर, तो ये जो पावर है यही तो आपका टाइम होता है, तो आंसर कितना होगा? 2 ईयर्स। बस ये इतना सही होगा टाइम। और बाकी अगर देखो इनसे अलग कोई क्वेश्चन आ जाए, तो फिर आप इस फॉर्मूले को याद रखना, नोट कर लेना इसको। अगर इनसे अलग कोई क्वेश्चन आ गया तो फिर आप उसको इसी फॉर्मूले से करना। अब देखो टाइम फाइंड आउट करने में भी 95% कंडीशंस में ऐसा ही क्वेश्चन मिलेगा आपको। आप कोई भी मॉक देख लेना, कोई भी एग्जाम देख लेना, 95% कंडीशन में डायरेक्ट ऐसा ही क्वेश्चन मिलेगा। बताओ बच्चों, ये टाइम फाइंड आउट करना समझ आया? बस जितना टाइम यहां लगा, रेट को फाइंड आउट करने में भी इतना ही लगेगा। अब देखो कुछ थोड़े से क्वेश्चन इस टाइप के देख लो, 2 3 4। भाई आपके पास कोई एक प्रिंसिपल है, सपोज 1, आपके पास कोई प्रिंसिपल है 1, इस प्रिंसिपल को 3 टाइम्स होने में, मतलब 1 से 3 होने में कितना टाइम लगा बच्चों? 8 ईयर्स। इस प्रिंसिपल को 1 से 3 होने में कितना टाइम लगा? 8 ईयर्स। अब देखो कंपाउंड इंटरेस्ट में छोटा सा प्रोसेस होता है और इसको आप याद रख लेना। भाई इसको 1 से 3 होने में टाइम लगा 8 ईयर्स, तो इसका मतलब जब ये 3 का 3 टाइम्स होगा ना, 3 का 3 टाइम्स मतलब 9, 9 होने में फिर से इसको कितना टाइम लगेगा? 8 ईयर्स। उसके बाद फिर जब ये 9 का 3 टाइम्स होगा मतलब 27, फिर से इसको कितना टाइम लगेगा? 8 ईयर्स। फिर से जब ये 27 का 3 टाइम्स होगा मतलब 81, फिर से इसको कितना टाइम लगेगा? 8 ईयर्स। उसके बाद फिर जब ये 81 का 3 टाइम्स होगा, फिर से इसको कितना टाइम लगेगा? 8 ईयर्स। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में ये प्रोसेस ऐसे ही रहता है। भाई अगर 1 से 3 होने में टाइम लगा 8 ईयर्स, तो फिर 3 से 9 होने में फिर से 8 ईयर्स, 9 से 27 होने में फिर से 8 ईयर्स, 27 से 81 होने में फिर से 8 ईयर्स, और 81 से 243 होने में फिर से 8 ईयर्स। तो इस क्वेश्चन को करने का एक प्रोसेस तो ये था। क्वेश्चन में आपसे ये पूछा है कि भाई एक प्रिंसिपल को 1 से 3 होने में टाइम लगा 8 ईयर्स, तो कितने टाइम के बाद ये 243 हो जाएगा? अब एक प्रोसेस तो ये है, आप इसको ऐसे बनाओ और कर लो। तो टाइम कितना लगा? 8 8 8 8 8, कितना हो गया? 1 2 3 4 5, मतलब 40 ईयर्स। इस क्वेश्चन पे हम वापस आएंगे 2 मिनट के बाद। इतनी बात समझ आई बच्चों? भाई या तो आप इस क्वेश्चन का मेथड भी यही है, या तो आप इसको ऐसे कर सकते हो, या फिर एक बात आप इसको ऐसे देख लो। अब ये तो देखो 243 तक था, तो आपने इसको लिख कर भी कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर टर्म कहीं बड़ी आ जाए तब बहुत दिक्कत हो जाएगी, कहां तक लिखोगे? तो आप मुझे ये बताओ, ये जो 243 है, ये 3 की पावर में कितना होता है? 3 की पावर 5। अब ये तो आपको याद रखने पड़ेंगे, या तो आप पूरा ये बना लेना जो आपको अभी समझाया था, या फिर आप थोड़ा इतनी पावर से याद कर लो। 3 की पावर 5 होगा 243। तो बच्चों आप ऐसा बोल सकते हो
कि 3 की पावर 1 होने में कितना टाइम लगा। 3 की पावर 1 होने में कितना टाइम लगा बच्चों, 8 ईयर्स। तो 3 की पावर 5 होने में कितना टाइम लगेगा, 5 मल्टीप्लाई 8, 40 ईयर्स। ये हो गया आपका आंसर। समझ आई बच्चों बात। 3 की पावर 1 होने में टाइम लगा 8 ईयर्स, तो 3 की पावर 5 होने में कितना टाइम लगेगा, 40 ईयर्स। बस क्वेश्चन हो गया। या तो आप उसको पूरा बनाकर कर लो या फिर ऐसे कर लो, बात सेम है। समझ आया बच्चों क्वेश्चन। यस सर। अब देखो यहाँ तो 243 था, तो कैसे लिख कर भी कर लो, कैसे भी कर सकते हो। लेकिन अगर कभी टर्म थोड़ी बड़ी आ जाए, 512 के प्लेस पर 1024 या 2048 इस टाइप से आ जाए, फिर कहां तक लिख कर करोगे। तो देखो फिर से समझो, इन क्वेश्चंस पर अभी हम वापस आएंगे 1 मिनट के बाद। भाई आपके पास एक प्रिंसिपल है 1, इस प्रिंसिपल को 2 टाइम्स होने में, मतलब 1 से 2 होने में कितना टाइम लगा बच्चों, 5 ईयर्स। एक प्रिंसिपल है, इसको 1 से 2 होने में कितना टाइम लगा, 5 ईयर्स। तो आप ऐसा बोल सकते हो कि 2 की पावर 1 होने में टाइम लगा बच्चों 5 ईयर्स। अब आप एक बात और याद रखना, अब ये जो देखो यहां से, जैसे 2 की पावर 1 होने में टाइम लगा 5 ईयर्स, तो जो आपको दूसरी वाली वैल्यू है ना, मतलब 512, ये भी 2 की पावर में ही कुछ ना कुछ गिवन होगी। तो 512 2 की पावर में कितना होगा बताओ, 10 तो नहीं होगा। चेक करो बच्चों, 10 तो नहीं होगा, 10 से कुछ कम होगा, 9। 2 की पावर 9 होगा आपके पास 512। 2 की पावर 1 होने में टाइम लगा 5 ईयर्स, तो 2 की पावर 9 होने में कितना टाइम लगेगा बच्चों, 9 मल्टीप्लाई 5, 45 ईयर्स। समझ आया बच्चों ये क्वेश्चन। अब आप मुझे एक बात बताओ, भाई आप एक छोटी सी बात समझो, आज तक कभी ऐसा क्वेश्चन आया नहीं है, लेकिन अगर आ भी जाए तब भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इस क्वेश्चन में रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी होती है भाई, अगर कोई प्रिंसिपल, अब थोड़ा सोचो, कोई प्रिंसिपल 1 से 3 हुआ है, 8 साल लगे हैं उसको, तो कुछ ना कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट तो होगी। भाई अगर कंपाउंड इंटरेस्ट है तो कोई ना कोई तो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगी, जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट से ये 1 से 8 3 हुआ हो 8 ईयर्स में, तो मुझे वो रेट ऑफ इंटरेस्ट बताओ क्या होगी। आज तक ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आया और आएगा भी नहीं वैसे तो, लेकिन अगर आ भी जाए तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बताओ क्या होगी रेट ऑफ इंटरेस्ट, जिन बच्चों ने पहले बातें पढ़ रखी है वो बताओ। बताएगा कोई बच्चा, रेट ऑफ इंटरेस्ट इस क्वेश्चन में कितनी होगी। देखो अभी 1 सेकंड इसको ऐसे ही छोड़ो, वापस आएंगे 1 मिनट के बाद। अब देखो इस क्वेश्चन को आप रीड करो। अब हम करते हैं, देखो ये जो ऊपर वाला कॉन्सेप्ट है ना, अभी हमें इसको बहुत गहराई से पढ़ना है। तो अभी ना इस रेट के बाद इस पर फिर से वापस आएंगे, फिर इसके बाद आगे के बहुत सारे क्वेश्चन उन्हीं के कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस हैं। तो पहले आप इस क्वेश्चन को देखो, भाई आपके पास कोई अमाउंट है, वो 1 से 8 हो गया 3 ईयर्स में, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बतानी है आपको क्या होगी। भाई अभी अभी आपको एक फॉर्मूला नोट कराया था, अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर टी। एक बार आप बेसिक समझ लो। भाई आप मुझे ये बताओ, आपके पास कोई प्रिंसिपल है 1, 1 से 8 होने में टाइम लगा 3 ईयर्स। तो बच्चों ये जो 1 होगा ये तो प्रिंसिपल होगा, ये जो 8 है ये अमाउंट होगा, और ये जो 3 है ये क्या होगा, टाइम। तो ये जो आपके पास बेसिक वाला फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले में ये वैल्यूज पुट कर दो। तो आपके पास अमाउंट कितना है 8, प्रिंसिपल कितना है 1, 1 प्लस आर आपको फाइंड आउट करनी है अपॉन 100 की पावर टी।
अब आपको यहाँ से रेट ऑफ इंटरेस्ट बतानी है क्या होगी। नहीं बच्चों, टाइम तो हमारे पास होगा, टाइम है 3 इयर्स। अब देखो ये जो 3 है ये इधर 8 के पास आएगा तो क्यूब रूट हो जाएगा। भाई जैसे आपके पास कहीं पे लिखा हुआ है 8 इक्वल्स टू एक्स की पावर 1/3, तो जब ये इधर आएगा 1/3 नहीं बच्चों 3, जब ये आपके पास 3 इधर आएगा तो ये क्यूब रूट हो जाएगा। या तो आप इसको ऐसे याद कर लो, या फिर आप ऐसे याद कर लो कि आपने जैसे पावर देखी 3, तो आपने दोनों साइड का क्यूब रूट कर दिया। भाई इतना तो आप मैथ समझते ही होगे, इतनी तो मुझे उम्मीद भी है। अब देखो ये जो आपके पास 3 है ना, जब ये इधर 8 की तरफ आएगा तो ये क्या हो जाएगा क्यूब रूट। तो आप इसको ऐसे लिख दोगे इक्वल्स टू 1/1 प्लस r/100। अब ये 3 क्यूब रूट 8 इसको आप कितना लिख सकते हो, बोलो 2 इक्वल्स टू, जब इधर से आप एलसीएम लोगे तो कितना हो जाएगा 100 प्लस r/100। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी आएगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी आएगी बच्चों आपके पास 100%। तो एक प्रोसेस तो आपके पास ये था कि भाई आपने डायरेक्ट फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर दी और आपके पास रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गई 100%। बताओ बच्चों ये बेसिक मेथड समझ आया इसका। यस सर। अब देखो फिर से वही बात, प्रोसेस तो आपको यही करना पड़ेगा, लेकिन आप इसी को फास्ट कर सकते हो। आप मुझे कितनी सी बात बताओ, ये जैसे ही आपने इधर से क्यूब रूट कर दिया तो आपके पास ये 2 आया। भाई जैसे आपने क्यूब रूट कर दिया वैसे ही आपके पास 2 आ गया। इतनी बात तो समझ गए ना बच्चों आप, और उसके बाद आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करी आपका आंसर आ गया। बताओ बच्चों इतनी बात समझ आई, बस यही आपको समझना था, इतना सा पॉइंट। भाई जब आपको इतना समझ आ गया, और ये जो 3 है ये 3 कैसे आया, प्रोसेस मैं आपको फिर से समझा रहा हूँ, प्रोसेस आपको पूरा यही करना पड़ेगा, बस आप इसी को फास्ट कर सकते हो। भाई अगर आपके पास इधर हो जाए सपोज, तो फिर आप इस 4 को इधर ले आओगे। अगर सपोज इधर 5 हो जाए तो ये जो 5 है ये इधर आ जाएगा। और ये जो 4 5 3 यहाँ है ये कहाँ से आए, ये जो 3 4 5 यहाँ पर हमने लिखे हैं ये कहाँ से आए बताओ। ये क्या है 3 4 5 टाइम, तो ये तो टाइम गिवन होगा। तो फिर आपको एक बात समझ आई कि भाई जितना भी हमारे पास टाइम होगा वो पावर इधर 8 के ऊपर आ जाएगी। भाई आपको यही तो बात समझ आई। देखो जब इधर आपके पास 3 था आपने यहाँ कर लिया 3, और ये जो 3 है ये कैसे आया कि आपके पास टाइम है 3 इयर्स। अगर यहाँ टाइम हो जाए 4 इयर्स तो आप फिर इधर कितना करोगे 4, और इस 3 के प्लेस पर कितना आ जाएगा 4। तो कुल मिलाकर जितनी यहाँ पावर होगी ये इधर जाने के बाद इतनी यहाँ आ जाएगी। और ये जो 4 है ये 4 आया कैसे, आपको टाइम गिवन है। बताओ बच्चों इतनी सी बात समझ आई आपको। यस सर। जब ये बात आपको समझ आ गई फिर हम इसको इस क्वेश्चन में एक स्टेप लिखना था बस। तो जब थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लोगे तो फिर वो भी नहीं लिखना पड़ेगा। भाई आप मुझे एक बात बताओ, कोई प्रिंसिपल है 1, वो 1 से 8 हो गया, इसको कितना टाइम लगा बच्चों। कोई प्रिंसिपल है 1, वो 1 से 8 हो गया, इसको कितना टाइम लगा 3 इयर्स। तो बच्चों अब हम क्या करेंगे, इसका डायरेक्ट यहीं पे क्यूब रूट कर दो। क्यूब रूट करते ही वापस से 1 ईयर पे आ जाएगा। अब क्यूब रूट क्यों करेंगे, ये आपने अभी अभी बेसिक से देखा था। तो ये कितना हो गया 1 से 2। बताओ बच्चों इतनी बात समझ आई। भाई जैसे आपने टाइम देखा 3 इयर्स तो इधर आपने क्यूब रूट कर दिया, 2 देखते तो स्क्वायर रूट कर देते, पावर 4 देखते तो 4 का रूट कर देते। इतनी सी बात समझ आई बच्चों, 1 से 2 कैसे हो गया। यस सर। बट सर ये क्वेश्चन था कि जो ये क्यूब रूट या अंडर रूट है ये मतलब हम तभी करेंगे ना जब सिर्फ हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करना होगा, टाइम या और किसी में तो नहीं करेंगे ना। नहीं टाइम के लिए तो आपको दूसरा प्रोसेस समझाया था ना अभी इससे पहले वाला, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए प्रोसेस है। अब डायरेक्ट आप मुझे ये बताओ, आपके पास ये है प्रिंसिपल
ये है अमाउंट। आपके बाद प्रिंसिपल 1 से 2 हुआ, आपने कितना इंटरेस्ट दिया? भाई 1 से 2 हुआ, आपने कितना इंटरेस्ट दिया? 100%। 1 इंटरेस्ट दिया, 1 इंटरेस्ट वैल्यू पे प्रिंसिपल पे, और फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गई 100%। समझ आया बच्चों कुछ? ये 1 2 3 क्लास के बाद ओरल होने लगेंगे, जब आप थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लोगे। जिन बच्चों को थोड़ी सी भी दिक्कत है वो इस क्वेश्चन को देखो अब। फिर उसके बाद वापस से उन क्वेश्चन पे चलेंगे जो हमने अभी छोड़े थे। अब इसका आंसर कितना होगा? अब आपको ना बार बार उसको इतना बड़ा लिखकर करने की जरूरत नहीं है। उसको आपको इतना तब लिखना है जब कोई ऐसी वैल्यूज आ जाए जिसके बारे में आपको कुछ भी समझना है, तब तो आप फॉर्मूला ही अप्लाई कर देना। अब देखो, आपके पास कोई प्रिंसिपल है 1 से 27 होने में इसको कितना टाइम लगा बच्चों? 3 इयर्स। तो जैसे ही आपने टाइम देखा 3 इयर्स, वैसे आप इनको काउंट कर दो। तो इसका मतलब कितना हो गया? 1 से 3। भाई आपके पास प्रिंसिपल 1 से 3 हुआ, आपने कितना इंटरेस्ट दिया होगा? प्रिंसिपल 1 से 3 हुआ, आपने कितना इंटरेस्ट दिया होगा? 200%। 2। आपने 2 इंटरेस्ट दिया किस पर? 1 पर, और फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी होगी? 200%। ये पूरा प्रोसेस वही है, पूरा का पूरा प्रोसेस जो आपने बेसिक में करा था, बस इसी को हमने थोड़ा सा फास्ट बना दिया। समझ आई बच्चों बात? यस सर। अब देखो, ये जो 1 से 3 है ना, अब ये है 1 ईयर के लिए। आप जो क्यूब रूट कर रहे हो, इस क्यूब रूट को करने का क्या मतलब है? आप इसको वापस से 1 ईयर में ले आए। मतलब 1 ईयर की स्टार्टिंग में अगर 1 है तो लास्ट में कितना हो गया? 3। सेकेंड ईयर में फिर से 1 से 3, थर्ड ईयर में फिर से 1 से 3, तो आपके पास प्रिंसिपल कितना हो गया? 1। अमाउंट कितना हो गया? 27। तो ये जो आपने 1 से 3 करा है ना, ये आप इसको 1 ईयर पे ले आए। तो इसका मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए आप एक बात हमेशा याद रखना, या तो फॉर्मूला अप्लाई कर दो, या फिर जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन हो ना, उसको वापस से 1 ईयर पे ले आओ। बताओ बच्चों, अभी रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड आउट करनी समझ आई? बस रेट ऑफ इंटरेस्ट ऐसे ही चलती रहेगी। अब मुझे इस क्वेश्चन में रेट ऑफ इंटरेस्ट बताओ क्या होगी? आज तक कभी ऐसा क्वेश्चन आया नहीं है, तो जब आपने रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड आउट करना समझ ही लिया, तो फिर इसमें क्या दिक्कत है? भाई थोड़ी अजीब सी आ जाएगी रेट ऑफ दिक्कत इंटरेस्ट। ये है कि 8 इयर्स दे रखा है। नहीं, उसको पूरा सोल्व नहीं करना पड़ेगा ना, फिर आपको ऑप्शन भी उसी टाइप से मिलेंगे। अच्छा, कैसे आपको मिलेंगे ऑप्शन? आप बताना थोड़ा सा। जैसे 9, इस टाइप से। इस टाइप से आपको ऑप्शन मिलेंगे। पहली बात रूट तो ये चढ़ा कि के दे देंगे। हाँ बिल्कुल, क्योंकि पावर 8 आप कहाँ तक फाइंड आउट करोगे? तो अगर आपके पास पहली बात तो एग्जाम में रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड आउट करने के लिए 100%। तो वो इस टाइप के लिए आएगा जो हमने आगे करे थे। लेकिन मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि भाई इस क्वेश्चन में रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगी? कुछ ना कुछ तो रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ भी होगी, यहाँ भी पूरा प्रोसेस वही रहेगा। अब यहाँ आप टेंशन में मत आना। अगर टाइम 8 इयर्स हो गया तो क्या दिक्कत है? भाई इधर पावर 8 कर दो, इधर पावर आपने 8 कर दिया। भाई ये तो आपके पास 1 ही हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 3। भाई प्रिंसिपल है 1, 1 से 8 रूट 3 हो गया। इसको कितना इंटरेस्ट दिया होगा आपने? टाइम में फाइंड आउट करना, कितना इंटरेस्ट दिया होगा? 8 रूट 3 माइनस 8 1। रूट 3 माइनस 1। अब ये इंटरेस्ट आपने किस वैल्यू पर दिया है? प्रिंसिपल पर। प्रिंसिपल पर 1 पर। फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, तो ये होगी यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो ये हम आंसर में दे देंगे। हाँ बिल्कुल, पहली बात तो ऐसा आएगा ही नहीं, लेकिन अगर कभी आएगा आया ही तो नहीं। वो आपको ऐसे ही ऑप्शन मिलेंगे। ठीक है।
मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि कुछ ना कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट तो यहाँ भी होगी, चाहे वो कुछ भी हो। तो यहाँ जो इस क्वेश्चन में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगी ना वो ये होगी। अब ऐसे इस क्वेश्चन में बताओ रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगी? रूट क्या बोलेंगे इसे, 5 रूट, हाँ 5 रूट 2 माइनस 1 200। बिल्कुल भाई, आपके पास में प्रिंसिपल है 1 से 2 हो गया ये 5 इयर्स में, तो आप इसको वापस से 1 ईयर पे ले आओ। तो ये कितना हो जाएगा 5√1 और इधर से 5√2। तो आपने कितना इंटरेस्ट दिया होगा? -1। ये इंटरेस्ट आपने किस पर दिया है? प्रिंसिपल पर। और फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगी आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो बच्चों रेट ऑफ इंटरेस्ट समझ आई आपको? प्रिंसिपल में आपको टाइम लगेगा, प्रिंसिपल में भी इतना टाइम नहीं लगेगा, उसको भी बनाएंगे इजी। प्रिंसिपल रेट टाइम इतना हो गया। अब देखो इस क्वेश्चन को फिर से देखो आप भाई, आप मुझे ये बताओ यहां तक की बातें क्लियर? अब इस क्वेश्चन की आप थोड़ी गहराई पे चलो और समझने की कोशिश करो। ये क्वेश्चन देखने में तो आपको एकदम छोटू सा लग रहा है, लेकिन ये क्वेश्चन है बड़ा अच्छा। इसमें कॉन्सेप्ट बहुत सारे हैं क्वेश्चन के अंदर। लेकिन बच्चों अब तो टाइम हो गया, एक तो टाइम इतनी जल्दी हो जाता है। चलो भाई कोई नहीं, करेंगे इस क्वेश्चन को नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। नहीं इतनी जल्दी नहीं होगा ना, अब आपको ये क्वेश्चन नहीं कराना, ये क्वेश्चन तो हो गया। ये जो इस क्वेश्चन के जो कॉन्सेप्ट हैं उस पर किस किस टाइप से क्वेश्चन बन सकते हैं वो आपको कराना था। वो इतनी जल्दी 2 मिनट में थोड़ी ना हो पाएगा, कम से कम 10 से 12 मिनट चाहिए, 15 मिनट। कोई नहीं, आप यहां तक करना, इसके बाद फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे इसको कंटिन्यू। तो बच्चों आज की क्लास में कोई दिक्कत परेशानी? सर इसकी पीडीएफ भिजवा देना, पीडीएफ नहीं आई हमारे पास। इसकी पीडीएफ ये मतलब जहां तक हो गए वहां तक तो करा दो। थोड़ा सा हाथों का उंगलियों का सही इस्तेमाल करो। ठीक है, बस थोड़े से क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो, ये कंप्लीट हो जाएगा बस। ठीक है सर। बस स्क्रीनशॉट लेने में भी आपको 3 फिंगर्स को ऐसे करना पड़ेगा ना, उसमें भी कष्ट है, वो भी अलग लेवल का कष्ट है। तो बच्चों आपको कंपाउंड इंटरेस्ट में यहाँ तक कोई डाउट? अब देखो इनके अलग अगर कुछ आ गया ना तो फिर उसको आप फॉर्मूले से बेसिक से कर ले, वैसे आएगा नहीं कुछ भी, लेकिन अगर कभी आ जाए तो उसको फिर बेसिक वाले फॉर्मूले से कर लेना। अभी तो बहुत सारा बचा हुआ है बच्चों कंपाउंड इंटरेस्ट, कोई नहीं नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो फिर ओके बच्चों, बाय बाय, टेक केयर। 1 महीने तो नहीं चलेगा पिछली के नहीं वाली नहीं, की तरह। प्रॉफिट एंड लॉस बहुत बड़ा चैप्टर था, रियलिटी प्रॉफिट एंड लॉस और परसेंटेज, ये दोनों बहुत बड़े चैप्टर हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट छोटा हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट तो और भी छोटा सा हो जाएगा, वो 2 ही क्लास का होगा, वो तो इंस्टॉलमेंट 1 क्लास की होगी। 2 चैप्टर बड़े हैं, वो तो फिर उस हिसाब से करने पड़ेंगे ना। चलो ठीक है सर, बाय। ओके बच्चों, बाय बाय, टेक केयर। बस ये 2-3 क्लास का और होगा, ये कंप्लीट हो जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। उसके बाद सिंपल इंटरेस्ट बस 2 क्लास का, इंस्टॉलमेंट 1 क्लास की, बस। हर एक चैप्टर बड़ा नहीं होता, कुछ ही चैप्टर बड़े होते। ओके बच्चों, बाय बाय, टेक केयर। अब आप सो जाओ, बाय बाय बच्चों, टाटा, थैंक यू सर। बाय बाय, टेक केयर, वेलकम।